हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आप सभी को आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी उसका फ़ायदा उठा सके। और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से सुनिए। कुछ इस प्रकार का कोड है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, है ना। तो आप सब अपने जिद पर अड़े रहिए। आप सब जितना भी अपने लक्ष्य को बांधे वो लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेहनत करना होगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड संस्कृत में लगभग 100 क्वेश्चन देता है, उसी प्रकार से हम लोग सेट बाय सेट जो है लगभग 5 सेट करने वाले हैं। यानी 5 सेट करेंगे, यानी हमारा 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। तो महियान जो है वो किस उपनिषद से लिया गया। तो पहले इसका मतलब क्या होता है, अनु से भी छोटा, ठीक ना, और महान से भी महान। याद आप लोग को आ रहा होगा कि छोटे से छोटे और महान से महान जीवों के आत्मा में कौन करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। ऐसा जो उक्ति है वो किस उपनिषद में लिखा गया है। तो ये जो उपनिषद में लिखा गया है फ्रेंड, वो कठोर उपनिषद में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना जो है, देखिए फ्रेंड, उसमें बताया जाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम मुखम, ठीक ना, कि आज जो है सत्य का मुंह जो है सोने जैसे चमकीले पात्र से ढका हुआ है, अतः इन पात्रों को हमें हटाना अति आवश्यक है, ठीक ना। तो ये जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो पुरुष लोगों के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक ना। किसके द्वारा फ्रेंड, पुरुष लोगों के द्वारा। यानी इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, ठीक ना। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति कहने का मतलब हुआ कि ये जो नगर होगा, ठीक ना, ये भविष्य में जो है ये गांव भविष्य में एक महान नगर होगा। यह किसकी उक्ति है, ठीक ना, यह किसके उक्ति हैं, ये किसने कहा था। तो याद कीजिए पाटलिपुत्र वैभवम नामक चैप्टर में जो है ये बात बताया गया है कि ये गांव भविष्य में एक महान नगर होगा। ऐसा उक्ति जो है, ऐसा उक्ति किसका है, तो भगवान बुद्ध का है, ठीक ना। ऐसा उक्ति किनका है, भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो महानगर है भविष्य में क्या होगा, एक महानगर होगा। ये गांव भविष्य में एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ हमेशा अग्नि कला भय, अग्नि कला का हमेशा क्या रहेगा, भय बना रहेगा। तो इसका जो 3 का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध ने कहे, ठीक ना। थोड़ा हम लोग अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग रखते हैं ब्लू कलर, ठीक ना। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, तो वो है कि मेगास्थनीज जो है कहाँ का रहने वाला था, ठीक ना। तो देखिए मेगास्थनीज जो है फ्रेंड ये कहाँ का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था, ठीक ना। कहाँ का, यूनान का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो सेतु है वो किस नदी पर बनाया गया फ्रेंड, तो वो जो बनाया गया है वो गंगा नदी पर बनाया गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी कहाँ बनाया गया, किस नगर पर, तो वो जो है महात्मा गांधी सेतु जो पुल है वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है और ये जो बनाया गया था वो गंगा नदी पर बनाया गया था, ठीक है ना। और अभी भी पटना में ये पुल है, आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत भूमि कैसी है। देखिए याद कीजिए ये चैप्टर जो है 5 का है, ठीक है ना, जिसमें हमारा भारत का वर्णन किया गया है कि भारत की भूमि कैसी है। तो यहाँ के महान महान पुरुष, महान महान विद्वान जो है वो गुणगान गाते हैं कि भारत की जो भूमि है ना वो बहुत विशाल है, ठीक है ना, वो निर्मल है, वत्सला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना, कि भारत की भूमि जो है विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सल भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। यदि आप लोग को आंसर पता रहता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक, ताकि आपका तैयारी का क्या हो और भी बेहतरीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो अलस कथा पाठ जो है, ठीक ना, याद कीजिए जिसमें आलसियों के बारे में बताया गया है, ठीक ना। महान पुरुष जो है विरोचर वो अनाथों को आश्रम देते हैं, तो हाँ सॉरी अनाथों को आश्रम देते हैं प्लस में उसको मतलब कि भोजन देते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी कुछ आलसी क्या करता है, भोजन और अन्न ग्रहण करने के लिए चला जाता है, ठीक ना। और इसमें जो है वहाँ का जो योगी पुरुष होता है वो उन आलसियों का जांच करने के लिए क्या करते हैं, जिस घर में प्रत्येक आलसी होता है उस घर में आग लगा देते हैं, ठीक ना। तो जो भी जो व्यक्ति रहता है, ठीक ना, जो बनावटी आलसी रहता है वो क्या करता है, भाग जाता है सब मिलकर और 4 पुरुष जो है उसमें बच जाता है, आप लोग को याद होगा। और वो 4 पुरुष क्या करता है, आपस में बातचीत करते रहता है और यदि योगी पुरुष उन सभी का केस पकड़कर यदि बाहर नहीं निकालते तो शायद उनका जान जा सकता था, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि योगी पुरुष जो है उन चारों आलसियों का शरीर के किस भाग को पकड़कर बाहर निकाला था, तो वो केस को पकड़ के क्या किया था, बाहर निकाला था, ठीक ना। आप सबको ध्यान में होगा ये सब क्वेश्चन जो भी आप लोग पढ़े हैं। तो अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से उत्कृत है फ्रेंड, तो अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया, ठीक ना, किससे, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, ठीक, आप सभी को ध्यान देना है। अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है, अलस कथा में अलस साला में आग क्यों लगाई गई थी। तो देखिए अलस साला में जो है आग क्यों लगाई गई थी फ्रेंड, तो अलस साला में आग जो है आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की जांच के लिए, अभी जस्ट बताएं, आलसियों की जांच के लिए जो है अलस साला में आग लगाई गई थी, ठीक ना, आलसियों की जांच के लिए अलस साला में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो देखिए सुलभा का जो वर्णन है फ्रेंड वो महाभारत, ठीक ना, महाभारत में है। सुलभा का वर्णन जो है वो महाभारत जैसे ग्रंथ में है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है, याग बालक की ऋषि ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याग बालक याग बालक की ऋषि ने आत्मतत्व की शिक्षा जो है मैत्रेयी को दिया था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान में होगा संस्कृत साहित्य लेखिका से ये क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक ना। याग बालक की पत्नी का नाम जो होता है मैत्रेयी और उन्होंने आत्मतत्व की शिक्षा जो है मैत्रेयी को दी था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है, ठीक ना। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियों में जो प्रमुख है फ्रेंड वो पंडिता क्षमा राव है, ठीक ना, पंडिता क्षमा राव। आप सभी को ध्यान रखना है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है, पंडिता क्षमा राव प्रमुख है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि वरदाम्बिका परिणय कौन काव्य है। तो वरदाम्बिका परिणय जो है फ्रेंड वो चंपू महाकाव्य, ठीक ना, चंपू काव्य। वरदाम्बिका परिणय कौन सा महाकाव्य है, चंपू महाकाव्य, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड ये है, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो याद कीजिए भारत महिमा पाठ में जो है फ्रेंड वो कुल जो है 5 पद, जिसमें से 2 पद जो है पुराण से लिए गए हैं, ठीक ना, और बाकी 3 को पद जो है मतलब कि आधुनिक संस्कृत साहित्य से लिया गया, ठीक ना। तो भारत महिमा में कुल कितने पद हैं, तो भारत महिमा जो पाठ है, ठीक ना, उसमें कुल 5 पद है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान में होगा भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, 5 पद है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। तो देखिए ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, किस संस्कार में सप्तपदी पद किया जाता है फ्रेंड। तो ये जो किया जाता है ये विवाह संस्कार में किया जाता है ना, विवाह संस्कार में सप्तपदी पद मतलब कि ये विधि होता है। यहाँ का संस्कार का नियम है कि विवाह में जो है सप्तपदी विधि किया जाता है, ठीक ना। सप्तपदी विधि यानी 7 फेरा जो भी है यहाँ आधुनिक भारत प्लस में प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत सभी का क्या ये थी। और अपने यहाँ पे जो थोड़ा हाईलाइटेड होता है, ठीक ना, आप ये मतलब कि माउस की वजह से ऐसा हो जाता है तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि इसका आंसर ये है, नहीं, हम जो टिक मार के बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। तो देखिए शिक्षा संस्कार का जो फ्रेंड वो प्रथम संस्कार क्या है, तो याद कीजिए शिक्षा संस्कार का जो सबसे पहला संस्कार है फ्रेंड वो अक्षरारंभ है, ठीक ना। क्योंकि कोई बालक यदि शिक्षा सबसे पहले ग्रहण करना चाहेगा तो सबसे पहला यदि बात आता है तो सबसे पहले वो अक्षर लिखना शुरू करेगा, तो अक्षर का आरंभ करेगा, ठीक ना। तो शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन हो सकता है, अक्षरा संस्कार। वैसे आप सबके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए मरणोपरांत जो है फ्रेंड वो कौन संस्कार होते ही उत्पन्न किया जाता है, तो अंत्येष्टि, आप सब नाम सुने होंगे, ठीक ना। मरणोपरांत जो है फ्रेंड वो अंत्येष्टि संस्कार जो है संपन्न किया जाता है। कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, ठीक ना। तो विद्या की रक्षा किससे होती है फ्रेंड, तो देखिए विद्या की रक्षा जो होती है फ्रेंड वो किससे होती है, योग से होती है, ठीक ना। किससे होती है, योग से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। विद्या की रक्षा जो है योग यानी लगातार अभ्यास, आप लगातार अभ्यास कीजिएगा फ्रेंड तो आप जो भी विद्या को हासिल किए वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक ना। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है, ठीक ना। तो विद्या की रक्षा किससे होती है, वो अभ्यास से होती है यानी योग से होती है। योग की जगह पर यहाँ पर ऑप्शन में जो है अभ्यास भी रह सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो नरक के कितने द्वार है, ठीक ना। तो याद कीजिए नरक के कितने द्वार है फ्रेंड, तो नरक के कुल कितने द्वार हैं ये जो है कहाँ पर बताया गया है, तो ये नीति श्लोक नामक चैप्टर है वहां पर बताया गया नरक के कुल कितने द्वार हैं। नरक के कुल कितने द्वार है आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक ना। नरक के कुल कितने द्वार हैं, देखिए निंद्रा, तंद्रा, भय, भूख, प्यास, है ना, लगभग 6 जो है ना 6 है। नरक के जो है कुल 6 द्वार हैं, ठीक। वैसे आप सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और चैट बॉक्स में जो आप आंसर देते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक ना। आपका प्रैक्टिस होते रहेगा और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक ना। ताकि आप एग्जाम जब यहाँ बढ़िया आप लोग कीजिएगा तो एग्जाम में भी बढ़िया ही कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नीति श्लोक पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है। तो देखिए नीति श्लोक जो पाठ है फ्रेंड उसमें घर की शोभा किसको माना गया है, तो स्त्री को माना गया, ठीक ना। स्त्री जो है घर की क्या करता है, शोभा बढ़ाती है, ठीक ना। स्त्री घर की क्या करती है, शोभा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था। तो याद कीजिए भीखन टोला, ठीक ना। भीखन टोला राम प्रवेश राम का गांव का नाम था भीखन टोला, ठीक ना। राम प्रवेश राम, कौन राम प्रवेश राम, वही राम प्रवेश राम जिसके परिवार जो था बहुत निर्धन थे, ठीक ना। जिनमें जो है धूप से रक्षा तो होती थी किंतु बारिश से रक्षा नहीं हो पाती थी जिनके घर में, ठीक ना। जो व्यक्ति कहने का मतलब वह शिक्षा को लेकर मतलब कि समझे तो एक प्रकार से उसका अलग ही भय था, ठीक ना। वो दिन भर खेला कूदा करता था, लेकिन जब एक शिक्षक जो है ना उसके गांव से गुजर रहा था तो उसने देखा उस बालक को, कौन सा बालक, राम प्रवेश राम को, कि कोई भी काम कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ खेल रहा था वो तो काफी मन लगाकर खेल रहा था और उन्हीं शिक्षक से प्रभावित होकर क्या करता है, प्रारंभिक स्कूल जाता है, प्रारंभिक स्कूल में भी टॉप करता है, वहां से वो फिर जाता है मतलब कि उच्च विद्यालय में भी टॉप करता है,
फिर वो स्नातक की पढ़ाई के लिए आगे जाता है और स्नातक में भी वो टॉप करता है और अपने कॉलेज का नाम अधिक ऊंचा करता है और आगे चलकर क्या करता है, वो सिविल सर्विसेज का तैयारी करता है, ठीक ना। यानी अपने समाज में भी क्या करता है, अपना नाम रोशन करता है। इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को धैर्य रख करके क्या करना चाहिए, किसी भी काम को करना चाहिए, ठीक। और धोबी का कुत्ता हमको नहीं बनना है, ठीक ना। धोबी कुत्ता का मतलब हो जाता है ना घर का रहना ना घाट का रहना, ये बात पता है। इसलिए आप एक लक्ष्य को यदि निर्धारित कर लिए तो उस लक्ष्य को पाकर क्या कीजिए, आगे बढ़िए। कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको कोई कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा, ठीक ना। कौन क्या बोल रहा है उसके बात को नजरअंदाज कीजिए, ठीक ना। उसके बात को मतलब कि इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य को की प्राप्ति है तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना। तो भीखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आया था, तो शिक्षक, ठीक ना। कौन आए थे, शिक्षक आए थे भीखन टोला गांव को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो ये जो है वो है छात्रानाम ध्यान तप, यह उपदेश राम परवेशराम को किसने दिया था। तो ये उपदेश जो है छात्रा नाम अध्ययन तपः, छात्र को जो है हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ऐसा उपदेश जो है राम परवेशराम को किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए फ्रेंड, तो यहाँ पर तो वैदिक धर्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैदिक धर्म से जो है राम परवेशराम को शिक्षा मिलता है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक ना। तो वैदिक धर्म में ही लिखा हुआ है कि छात्र को हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए, ठीक ना। उसको अध्ययन में हमेशा लीन रहना चाहिए, ठीक। तो 21 का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो देखिए स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे फ्रेंड, तो स्वामी दयानंद के गुरु का जो नाम था वो क्या था, बिरजानंद था, ठीक ना। याद कीजिए बिरजानंद। स्वामी दयानंद जो है जब इनके घर में मतलब कि शिवरात्रि के दिन में जो है मतलब कि जब देखे कि एक मूसक जो है भगवान शिव पर चढ़ाए गए लड्डू क्या करता था, आकर बार बार जुठा देता था और भगवान शिव उनको उसको कुछ नहीं करता था, तो तभी से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है ना, स्वामी दयानंद जी का मूर्ति पूजन से विश्वास क्या हो चुका था, उठ चुका था। और इसलिए वो क्या किए थे, गृह त्याग कर दिए थे। और जस्ट दूसरे साल इनके बड़ी बहन का भी जो क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये अपना स्वामी बिरजानंद के साथ क्या करते हैं, मिलकर शिक्षा पाते हैं और आगे चल के क्या करते हैं, बहुत सारे समाज को सुधारने तो बहुत से प्रयास करते हैं, ठीक ना। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ है कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, और ये समाज को सुधारने के लिए एक संस्था का स्थापना किया था और उस संस्था का नाम क्या था। इतना चीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक ना। इतना चीज़ हमको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है मृगों के समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया, ठीक ना। तो देखिए मृग फ्रेंड, ठीक ना। मृग होगा, मृग यानी हिरणों के समूह, हिरण का समूह याद आ रहा है आपको, मंदाकिनी वर्णम पाठ, ठीक है ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है मंदाकिनी नदी, ठीक ना। वहाँ उस नदी के बारे में वर्णन है। और ये जो वर्णन है भगवान राम के द्वारा, जब ये अपने भगवान राम के द्वारा जो है सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का मतलब क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो भगवान राम का थे के द्वारा सीता को संबोधित बहुत सारे नामों से करते, जैसे हे शोभनीय, हे विशाल नयन वाली, हे सीते, ठीक ना। इस प्रकार का क्या होता है, वर्णन हम लोग को मिलता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भगवान राम जो है सीता को किन किन नामों से संबोधित करते हैं, तो आपको लिखना है, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर मृगों के समूह द्वारा जो है ये मंदाकिनी नदी का जो जल कैसा कर दिया गया था, तो फ्रेंड वो कलुषित कर दिया गया था, ठीक ना। कैसा, कलुषित कर दिया गया था, ठीक ना। कलुषित, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं। देखिए अभी जस्ट बताए हैं, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है राम जी है सीता को संबोधित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, ठीक ना। संस्कृत ग्रामर से भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक ना। संस्कृत ग्रामर से भी क्वेश्चन इसमें भी चलेगा। अभी पहले बुक बुला रहा है, ठीक ना, संस्कृत ग्रामर का भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड वो क्या है, कुत्र तव कंगनम किसने कहा, ठीक ना। मतलब कुत्र तव कंगनम मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है, याद आ रहा है इस चीज। मतलब ये जो बाघ है पथिक को कहता है, ठीक ना। बाघ किसको कहता है, पथिक को कहता है। जब पथिक उसके रास्ते से गुजर रहा था
तो बोलता है पथिक इधर आओ, मेरे पास क्या है, कंगन है, सोने का कंगन है, तुम ले लो, इसे ग्रहण करो आकर। तो पथिक तो कुछ सोचता है कि भला ये एक मतलब कि हिंसात्मक बाघ किसी को सोने का कंगन कैसे दे सकता है, ठीक ना। तब ये पथिक मतलब उससे कहता है कि कुत्र अरे मतलब कुछ पहले सोच लेता है, उसके बाद सोच विचार करने के बाद जो बोलता है पथिक बाघ से कि तब कुत्र तब कंगनम, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है बताओ हमको। तो यानी बाघ से बोलता है, कौन बोलता है, पथिक बोलता है। यानी ये किसकी उक्ति होती है फ्रेंड, तो पथिक की उक्ति होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आप सबको ध्यान में होना चाहिए ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ कहाँ खड़ा था। देखिए बाघ जो है कहाँ खड़ा था फ्रेंड, नदी के किनारे, झील के किनारे, झरना के किनारे, तालाब के किनारे। तो देखिए बाघ जो है वहां पर क्या था, एक मतलब कि तालाब था, सरोवर था, ठीक ना, सरोवर के किनारे था शायद, ठीक ना। बाघ जो है सरोवर के किनारे था। और वैसे आप लोग क्या कीजिए, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है कि कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे। तो कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे, तो कवच और कुंडल। आपको ध्यान में होना चाहिए, कवच और कुंडल। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास था तब तक उसको कोई भी दानव कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, ठीक ना। हालांकि जो है ये कवच और कुंडल जो है भगवान कृष्ण जो है इंद्र के सहायता से छल पूर्वक क्या करते हैं, उतरवा देते हैं, और तभी क्या करते हैं, कर्ण जो है युद्ध में पराजित हो जाते हैं। आप सभी को ये सब चीज ध्यान में होगा, ठीक ना। आप सब मतलब कि जो इस चैप्टर को पढ़े हैं उसको ये सब चीज ध्यान में होगा, क्योंकि ये सब कहानी अक्सर को बच्चे को क्या होती है, याद होती है। याद कीजिए जब आपकी नानी दादी एक बार बच्चा में कहानी सुना देते थे तो आप सब भी क्या होते थे, खुश होते थे, कहानी सुनकर हमेशा याद रहता था, ठीक ना। तो बस सेम उसी प्रकार समझिए, ये सब जितना भी मतलब संस्कृत में जो दिया है वो एक सीख योग्य कहानी है, सीख योग्य मतलब बातें उसमें दिया गया है। और जो क्लास 10th के संस्कृत को अच्छा से पढ़ता है वो अपने जीवन को एक सही मार्ग देने में क्या कर सकता है, सक्षम हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें वही सब बातें पर जिक्र किया गया है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, निरुक्त के रचनाकार कौन है। देखिए ये जो है आपका शास्त्रकार नामक चैप्टर से, ठीक ना, जो विभिन्न प्रकार के हम लोग शास्त्रकार पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, योग दर्शन के लेखक कौन है, पतंजलि, ठीक ना। फिर चरक संहिता किनके द्वारा लिखा गया है, तो चरक के द्वारा, ठीक ना। ये सब आपको याद आता होगा। तो यहाँ बोल रहा निरुक्त, ये निरुक्त क्या है, निरुक्त किनके रचना है, निरुक्त पहले क्या है, याद कीजिए आप, वेद के शास्त्रकारा पाठ में वेद को कितने बताए गए हैं, वेद हमारे पास 4 हैं। कौन कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है, ठीक ना। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। और वेद के कुल 6 अंग है। वेद के कुल 6 अंग क्यों बनाया गया, तो वेदों की रचना करने के लिए जो वेद का कुल 6 अंग बनाया गया था, ठीक ना। जिनमें से क्या था, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, ठीक ना, छंद। तो ये सब क्या है, वेद के कुल 6 अंग है। तो इसमें बोल रहा जो निरुक्त था फ्रेंड, जो निरुक्त था, निरुक्त किनके रचना है, ठीक ना। तो निरुक्त जो है फ्रेंड वो यास्क जी का रचना है, ठीक ना। किनका है, यास्क जी का रचना है, ठीक ना, यास्क जी का है, ठीक ना। आप सबको ध्यान रखना है कि निरुक्त किनके रचना है, निरुक्त किनका है, किनके द्वारा लिखा गया, तो यास्क। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया। याद कीजिए अभी जस्ट बताए हैं कि भारत महिमा का जो 2 लगातार श्लोक है, जो 2 पद वो पुराण से लिया गया, ठीक ना। जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया, ठीक ना। कहाँ से लिया गया, पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया, ठीक ना। पहला पद जो कहाँ से लिया गया फ्रेंड, विष्णु पुराण से लिया गया। आप सबको ध्यान में रखना है, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में जो है फ्रेंड वो भारत अपना ही देश के बारे में वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में जो है भारत देश के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है ना। भारत अपना ही देश के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। तो देखिए शैशव अवस्था का जो कुल कितने संस्कार है फ्रेंड, याद कीजिए संस्कार की कुल संख्या कितने हैं, 16 है, ठीक ना। आपको ये भी ध्यान रखना है, संस्कार की कुल संख्या यदि पूछा जाए 16, संस्कार के प्रकार पूछा जाए तो 5, और इन्हीं 5 संस्कार में क्या होता है, पूरा संस्कार आता है। जिसमें से शैशवा अवस्था में आने वाला संस्कार, ठीक है ना, कौन कौन है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। इसलिए आप आने से पहले, बोर्ड एग्जाम में आने से पहले क्या कर दीजिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसका लिख दीजिए कि शैशवावस्था के कौन कौन कितने संस्कार है और कौन कौन संस्कार है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है
पुंसवन संस्कार कब होता है, ठीक ना। देखिए पुंसवन संस्कार, ठीक ना, पुंसवन संस्कार जो होता है फ्रेंड वो जन्म के पहले होता है, ठीक ना। पुंसवन संस्कार कब होता है, जन्म के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्यागना चाहिए। देख लीजिए अभी जस्ट बताए हैं, नरक लोक जाने के लिए कुल 6 दोष हैं, तो हम लोग अपने 6 दोष को त्याग देते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भूख, भय, प्यास, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नरक द्वार से नहीं निकल करके स्वर्ग लोग हम लोग जा सकते हैं ना। तो अपनी उन्नति चाहने वालों को कितना दोष को त्यागना चाहिए फ्रेंड, तो अपनी उन्नति चाहने वालों को कुल 6 दोष को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। कितना दोष को, 6 दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो घर की शोभा कौन होती है। देखिए घर की शोभा जो होती है फ्रेंड वो कौन होती है, स्त्री लोग होते हैं ना। घर की शोभा कौन होती है, स्त्री, यानी घर की जो शोभा बढ़ती है वो किससे बढ़ती है, तो स्त्रियों से बढ़ती है, ठीक है ना, घर की शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो समाज की जो गाड़ी है फ्रेंड वो पुरुष और नारियों से चलती है। जितना एक समाज में जितना जरूरी पुरुष का होना है उतना ही जरूरी स्त्री का भी होना, ठीक है ना। क्योंकि समाज की गाड़ियां जो है फ्रेंड वो किससे चलती है, तो 2 लोगों से, स्त्री और पुरुष, ठीक ना, स्त्री और पुरुष से, है ना। समाज की गाड़ियां जो है, समाज की गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष का भी होना जरूरी है और स्त्री का भी होना जरूरी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है कि मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी कौन थी फ्रेंड, याद कीजिए आप लोग, मैत्रेयी कौन थी, बताइए मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी जो है याग बालक की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था, ठीक है ना। याग बालक की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। अलसशाला में आग किसने लगाई थी, याद कीजिए अलसशाला में आग कौन लगाया था फ्रेंड, तो अलसशाला में आग जो है अलसशाला के कर्मचारी लगाया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, अलसशाला के कर्मचारी जो है अलसशाला में आग लगाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि अलस कथा पाठम में अहो कथमयम कोलाहला, याद कीजिए अहो कथमयम कोलाहला, अरे यहाँ क्या चीज की हल्ला हो रही है, ठीक ना। अरे यहाँ क्या चीज की हल्ला हो रही है, ठीक ना। कि ये कौन बोलती है, ये युक्ति किसकी है, तो पहला आलसी का उक्ति है, ठीक ना। किसका उक्ति है, पहली आलसी का उक्ति है कि अरे यहाँ क्या हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ। तो दूसरा आलसी क्या बोलता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरा आलसी, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्टिव में जो है ये भी आता है कि पहला आलसी क्या बोला था, दूसरा आलसी क्या बोला था, तीसरा आलसी क्या बोला था, चौथा आलसी क्या बोला था, ठीक ना। तो आप सब जो है कमेंट्स में सजा के लिख दीजिए, ठीक ना। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक ना, वो अपने रिवीजन के लिए कमेंट सेक्शन में जो है सजा कर लिख दीजिए कि पहला आलसी क्या बोलता, दूसरा आलसी क्या बोलता, तीसरा आलसी क्या बोलता, चौथा आलसी क्या बोलता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है पटना शब्द किस शब्द से बना है, ठीक ना। पटना जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो पटना जो शब्द है फ्रेंड वो पतन, याद कीजिए पटना की नगर पालिका देवी का नाम था पतन, और क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो याद कीजिए गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जो जन्म स्थान था वो पाटलिपुत्र जैसे महान नगर ही था। अतः गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के थे, ठीक है ना, सिख के गुरु थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्य में बजैते किस उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। याद कीजिए प्रथम चैप्टर में जो है क्वेश्चन, प्रथम चैप्टर में एक पद था सत्य में बजैते ना निर्तम, यानी सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। ये जो पद है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो पद फ्रेंड वो मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। कौन सा उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आपको बता देते हैं कि उपनिषदों की जो कुल संख्या है फ्रेंड वो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। आप सबको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की जो कुल संख्या है फ्रेंड वो 18 है, ठीक है ना। आप सबको ध्यान रखना है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है किसकी जीत नहीं होती है, तभी जस्ट बताया है किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जो होती है जीत नहीं होती, ठीक है ना। असत्य की जीत नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो देखिए भारत महिमा पाठ में जो है फ्रेंड वो कुल कितने पद है, तो 5 पद है, ठीक ना। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, वो 5 पद है, ठीक ना।
जिसमें से दो विष्णुपुराण थे, जिसमें से दो किससे लिया गया, पुराण से लिया गया, और प्रथम पद जो था फ्रेंड वो विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक ना। प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया, और आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर देना दूसरा जो है पद वो किस पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है भारत किससे सदा सेवित है। तो देखिए भारत में जो है महान महान पुरुष जन्म लेते हैं और वो बताते हैं कि भारत जो है फ्रेंड वो सदा किससे सेवित है। तो भारत जो है वो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत जो है सभी से क्या है, सेवित है, ठीक ना। भारत जो है सभी से सेवित यानी सभी से सजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, देखिए अब यहाँ आप सबका ग्रामर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। लगता है यहाँ सब ग्रामर स्टार्ट हो गया है कि सखा किस शब्द का रूप है। याद कीजिए सखा, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम लोग बालक शब्द रूप पढ़े थे, ठीक ना, उसी प्रकार से सखा होता है, ठीक। सखा का मतलब होता है मित्र, और सखा शब्द जो है प्रथम विभक्ति एक वचन सखा ही होता है। तो सखा जो है कहाँ से लिया गया, प्रथम विभक्ति एक वचन जो है सखा स्त्रीलिंग है। जिस प्रकार से सीता का प्रथम सीता जो है प्रथम पुरुष एक वचन सीता ही होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सखा भी स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पर भी एक वचन, ठीक ना, एक वचन प्रथम विभक्ति, ठीक। तो सखा किस शब्द का रूप है, सखा का है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है, याद कीजिए बालके, बालकयो, बाल का नाम, ठीक, साध्वे, ठीक। यहाँ पर साध्वे जो होना चाहिए फ्रेंड, साधवे साधु शब्द का है, और यहाँ साध्वे जो होगा फ्रेंड वो चतुर्थी विभक्ति, ठीक ना। कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, ऑप्शन नंबर बी। साध्वे जो है कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आता है, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो दाता शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन जो शब्द रूप होगा फ्रेंड वो दातु होगा, ठीक है ना। क्या होगा, दातु, आप सबको ध्यान रखना है। दाता शब्द के पंचमी एक वचन जो रूप होगा वो क्या होगा, दातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि शब्द में के समास किस शब्द का रूप नहीं चलता है। मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है। तो मुनि शब्द के समान जो देखिए फ्रेंड, कवि का जो शब्द रूप चलता है मुनि के समान चलता है, और हरि का भी मुनि के समान चलता है, रवि का भी मुनि के समान चलता है, लेकिन मति जो है, मति जो शब्द है फ्रेंड उसको मुनि के अनुसार नहीं चलता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मति। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मति। मति जो शब्द रूप है फ्रेंड वो मुनि के अनुसार नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यवद, यहाँ वद में कौन सा लकार है, ठीक है ना। यहाँ वद में कौन सा लकार है, सत्यवद। देखिए सत्य बोलो, सही बोलो, ठीक है ना। याद कीजिए आज्ञा, आज्ञा किसमें आता था, लोट लकार, लोट लकार आज्ञा, ठीक। याद आ रहा है आप सबको, है ना। आप सब यदि ग्रामर पढ़े हैं 50% यदि ग्रामर पढ़े तो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं संस्कृत में, ध्यान रखिए। तो यहाँ सत्यवद यानी सत्य बोलो, बद, दो, ओ तम तो, आनी, आओ, आम, आ रहा है आप सबको ध्यान में होगा, है ना। यहाँ बद जो शब्द है फ्रेंड वो किस धातु का रूप है, तो वहाँ बी लोट लकार, लोट लकार ये बताए थे, ओ तम तो, ठीक, याद आ रहा ना आप सबको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। देखिए लट लकार बोल रहा है, याद कीजिए लट लकार क्या बताए थे, ती तह अंति, सी थ थो, आमी आवह आमा। तो ये लट लकार था। तो दा का मतलब होता है देना, तो लट लकार एक वचन, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष जो होता है फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ददाती। क्या हो जाएगा, ददाती। ददाती से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ददाती, ठीक, ददाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, तिष्ठति किस धातु का रूप है। तो देखिए तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब क्या होता है, तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, ठीक है ना। तिष्ठ का मतलब क्या होता है, बैठना। तो ये कौन सी धातु का रूप है, तो याद कीजिए क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक ना। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, धातु कहते हैं, ठीक। तो जो क्रिया का मूल रूप रहेगा वही क्या रहेगा, तिष्ठति का वो धातु रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंड होगा तिष्ठति,
तिष्ठति जो होगा क्या होगा, ये अस्थः, अस्थः धातु का जो रूप होता है वो तिष्ठति होता है। अस्थः का मतलब होता है बैठना, और इसी का जब रूप बदलता है हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर तिष्ठ देते हैं, ठीक ना। तो तिष्ठति जो है किस धातु का रूप है फ्रेंड, तो वो अस्थः का रूप है, ठीक। आप सब जो है धातु को गौर से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, वो लंग लकार किस काल का बोधक है। बोल रहा है लंग लकार जो है फ्रेंड वो किस काल का बोध कराता है, तो भूतकाल का बोध कराता है, ठीक ना। भूतकाल का लंग लकार किस काल का बोध कराता है, भूतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नि उपसर्ग किस शब्द में है, तो देखिए नि उपसर्ग जो है फ्रेंड वो किस शब्द में है, तो नि उपसर्ग, तो नि उपसर्ग जो है फ्रेंड वो किस में है, नि रोग, नि जो रोग होता है, निर्मल, नि जोर मल, निर्मल, नि जोर मल होता है, लेकिन यहाँ नि है, नियम, नी जोर यम, नियम, निराकार। तो यहाँ पकड़ जो रहता फ्रेंड निह रहता, तब तो यहाँ नि अति निर्मल का हो जाता, लेकिन यहाँ नी बता रहा है, ठीक ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर निह ही होना चाहिए, अगर जो नी बता रहा है तो यहाँ पर नियम का हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर सी। अगर जो निह रहता तो निर्मल का उपसर्ग हो जाता, ठीक ना, निर्मल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको जो है ना उपसर्ग और प्रत्यय को बताने में संधि विच्छेद, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। संधि विच्छेद जो अच्छा से पढ़े हैं वो क्या कर सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय बताने में मतलब कि आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप बता दीजिएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद होता है फ्रेंड वो होता है प्रति प्लस अच, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच होता है प्रत्यक्ष। तो क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लग के उसका क्या करता है, अर्थ बदल देता है। जैसे अच के आगे लग गया प्रति तो बन गया प्रत्यक्ष, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष शब्द का रूप हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टिक ऐसे लगाएंगे, ठीक ना, समझा समझा कर टिक लगाना है, ठीक ना, और आप सबको भी समझ समझ के कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, वो क्वेश्चन जो हमारे पास है कि सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उस पर था उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके क्या करता है, उसका अर्थ बदलता है। तो सामूहिकम, तो सामूहिक याद कीजिए, सामूहिक इक प्रत्यय या फिर ठक प्रत्यय, इक प्रत्यय या ठक प्रत्यय याद आ रहा है। समूह प्लस इक से क्या हो जाता है, सामूहिक, समूह प्लस इक से क्या होता है, सामूहिक। जैसे समाज प्लस इक से क्या होता है, सामाजिक। तो यहाँ पर इक के जगह ठक भी लिखते हैं। जो जो ऑफलाइन क्लास किए हैं, ठीक ना, और जो नहीं भी किए हम यहाँ समझा के टिक लगा रहे हैं ग्रामर में, ठीक ना। सामूहिक इक की जगह हम लोग ठक प्रत्यय प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठक। सामूहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय, ठीक ना। सामूहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, आप सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, किस शब्द में तल प्रत्यय है। याद कीजिए तल प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है, तल प्रत्यय लगता है तो फ्रेंड वो क्या हो जाता है, लो का लोप हो जाता है और आकर पड़ता है, ठीक ना, लो का लोप होकर आकर। तो गुरु प्लस तल से क्या बनता है, गुरुता। लघु प्लस तल से क्या बनता है, लघुता। आप सबको ध्यान में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, गुरुता। क्या हो जाएगा, गुरुता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो लघु प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा। तो लघु प्लस तरफ से याद कीजिए, तरफ प्रत्यय में क्या बताए थे, तरफ प्रत्यय में जो होता है पो का लोप हो जाता है, तो लघुत्तर। यहाँ पर संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लघुत्तरम, ठीक है ना, लघुत्तरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए कर्तव्यम में जो है फ्रेंड ये तब्यत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, ठीक ना। कौन सा प्रत्यय है, तब्यत। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड, तब्यत प्रत्यय, यत अति तब्यत, ठीक ना, तब्यत। यहाँ पर इधर आगे वाला तो और पीछे वाला तो का लोप हो जाता है, ठीक ना, व्यय सिर्फ शेष बचता है। कर्तव्य में कौन हो जाएगा, तब्यत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए गम प्लस कत्वा जो फ्रेंड बनेगा वो गत्वा बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा, गत्वा, सॉरी गम प्लस कत्वा ना है, तो गम प्लस कत्वा से जो है फ्रेंड गमित्वा बनेगा, ठीक है ना, गमित्वा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है। तो लेप प्रत्यय जो फ्रेंड वो किन धातुओं में लगता है, तो ये मूल धातुओं में लगता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय किस में लगता है, मूल धातुओं में लगता है, ठीक ना। जो मूल धातु है जैसे लिख, ठीक ना, पठ, ये सब मूल धातु है। स्थ,
अस्था, इस सब में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए भवानी शब्द में जो है फ्रेंड वो रिस प्रत्यय, ठीक ना। स्त्री प्रत्यय याद कीजिए, बताए हैं आप सबको स्त्री प्रत्यय भवानी में जो है रिस प्रत्यय है, ठीक ना। भवानी में कौन सा प्रत्यय है, रिस प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, किस शब्द में टाप प्रत्यय है, किस शब्द में टाप प्रत्यय है। देखिए याद कीजिए, टाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, इक्तन प्रत्यय, इस सब प्रत्यय का प्रकार आप सबको बताए हैं, ठीक ना। किस शब्द में टाप प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय जो है याद कीजिए, हम लोग बताते थे किसी भी टाप शब्द का प्रयोग किसमें करते थे, किसी भी पुरुष से मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जिससे अजा अति अजह मतलब हो जाता बकरी, उसमें टाप लगा देता था अजा, गजह मतलब हाथी, लेकिन उसमें मतलब कि टाप लगा देता था गजा। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने में। तो इसी प्रकार से अजह प्लस टाप से क्या बना है, अजा, अजा प्लस टाप से क्या बना है, अजा। बाकी ये सब नहीं है, ठीक ना, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 63 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, राजन प्लस रिप से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए राजन प्लस रिप से जो है फ्रेंड ये रागी प्रत्यय बनेगा, ठीक है ना। राजन प्लस रिप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, रागी, ठीक है ना। राजन प्लस रिप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक, तत्पुरुष समास। जिस समास का विग्रह करने पर क्या होता है, हम लोग को कारक का चिन्ह मिलता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो पाटलिपुत्र वैभवम कहते हम लोग विग्रह करते थे, यहाँ पर बनता है पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए पदान से संबंध का की किया है ना, का। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, इसलिए तत्पुरुष समास को हम लोग बांटते भी हैं अधिक 6 भाग अधिक 8 भागों में कारक के अनुसार, है ना। जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो उस प्रकार से पाटलिपुत्र वैभव शब्द कहते हम लोग विग्रह करते हैं, तो होता है पाटलिपुत्र का वैभव। क्या होता है, पाटलिपुत्र का वैभव। तो पाटलिपुत्र का जब वैभव आ रहा है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा ही, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि महानगरम का विग्रह क्या होगा। तो महानगरम का विग्रह जो होगा महान नगरम होगा, महानगरम का विग्रह क्या होगा, महान नगरम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है, तो संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण कौन है। तो संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण पंचयगु है, ठीक ना, पंचगु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है माता पितरों में कौन सा समास है, माता च पितर च। याद कीजिए द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद क्या होती है, प्रधान होती है, द्वंद्व समास। माता च पितर च यानी माता पितरों में कौन सा समास है फ्रेंड, तो द्वंद्व समास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा। तो विद्यापति राशित का जो विच्छेद होगा फ्रेंड वो क्या होगा, विद्यापति आशित, विद्यापति आशित। विद्यापति राशित शब्द का क्या होगा, विग्रह होगा, विद्यापति आशित। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्यंगात्मिका शब्द में कौन सा संधि है। तो व्यंगात्मिका शब्द में कौन सा संधि है फ्रेंड, देखिए व्यंग प्लस व्यंग, जैसे नाम व्यंग आ रहा था गो, ठीक ना, गो ऐसे ही पता चल रहा था व्यंजन संधि, तो ऐसे ही हमको पता चल गया। इसमें ज्यादा डिटेल क्या करें, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो किस शब्द में है, तो देखिए पच्छदलाशानम करुणिकश्च तृतीय नोक्तम, तृतीय नोक्तम पच्छदल शानाम जाठरे नामपि रे। इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। करुणी ई आ रहा है, ई इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तृतीय ये ए, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा। तो व्यंजन संधि फ्रेंड इसमें होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो होगा यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन को छाड़ना भी सीखिए, ठीक ना, क्योंकि स्टूडेंट जो टॉपर रहता है वो प्रत्येक प्रकार से प्रैक्टिस करता है, ऑप्शन को छाट करके, ठीक ना, समझ करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, छाड़ लिया ऑप्शन, कौन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड ये क्या है कि तत् प्लस मध्य से कौन सा शब्द बनेगा। तो तत् प्लस मध्य से तन्मध्य बनेगा, तत् प्लस मध्य से तन्मध्य। याद कीजिए जब ये तो और ये मो से बन रहा है तो क्या हो जाता है, ये आधा जो तो जो होता है वो
नो में क्या होता है, बदल जाता है। आप सबको पता है ना, नो आधा नो में बदल जाता है, ठीक, संधि का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, श्री गणेशाय नमः के पद में कौन सी विभक्ति है। तो श्री गणेशाय नमः, याद कीजिए जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, श्री गणेशाय नमः, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक ना। जब हम लोग किसी को नमस्कार करेंगे तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अपदान, अपदाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा। तो अपदाने, तो अपदान में कौन सा विभक्ति होता है, अपदाने पंचमी होता है, ठीक ना। अपदान में जो होता है पंचमी विभक्ति होता है, अपदाने पंचमी। अपदान कारक जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान पंचमी आया, यानी 5, ठीक ना, पंचमी विभक्ति होगा, ठीक ना, अपदाने पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगा है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड ये सप्तमे अधिकरणे च यस निर्धारणम, मतलब जब हम लोग किसी के निर्धारण करते हैं कि कवि जो है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर इस निर्धारणम सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक ना। आप सबको ध्यान में रखना, ठीक ना, इस निर्धारणम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो क्या है कि कर्ता क्रिया के द्वारा, है ना, जिस शब्द से अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम रावण को मारता है, तो कर्ता जो है रावण को मारने के लिए ज्यादा इच्छित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रावण ऐसे भी कर्म है, रावण को, कर्ता ने कर्म को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, वो क्वेश्चन जो हमारे पास है 77 नंबर, प्रोक्ता में किन वर्गों की संधि हुई है। तो प्रोक्ता, देखिए प्रोक्ता, प्रो ओ, ठीक ना, ओ प्लस उक्ता बनता है, ठीक ना, प्रो प्लस उक्ता बनता है, तब बनता है प्रोक्ता। तो यहाँ पर ओ और उ का मेल हो रहा है, ओ और उ का मेल हो रहा है, ठीक ना, यहाँ साफ पता चल रहा है ओ और उ। सी नंबर इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है, ठीक ना, किस शब्द में अभी उपसर्ग है। तो किस शब्द में अभी उपसर्ग है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी अभिवादनम। जैसे वादनम अभी उपसर्ग, ठीक ना, अभी वादनम, अभी प्लस वादनम, ठीक ना। अभेद में तो ये होगा ना अभूति, इसमें भी नहीं होगा, ओ भैदिका, इसमें भी नहीं होगा, अभिवादनम, अभी प्लस वादनम, हाँ ऑप्शन नंबर डी में ही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, किस समास में सभी पद प्रधान होता है, ठीक ना। सभी पद कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों पद, दो गुणित पद रहता है, उत्तर पद पूर्व पद, यानी ठीक ना, पहले वाला पद और अंतिम वाला पद होता है। तो किस समास में सभी पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में, ठीक ना। वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसमें माता पिता, दाल भात, ठीक ना, रोटी सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। तो शास्त्रार्थ है कुशला, शास्त्रों में कुशल, ठीक ना, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों में कुशल। इसमें कौन समास है, तत्पुरुष समास है, साफ पता चल रहा है, ठीक ना, कौन समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, तो वो जो क्वेश्चन है कि न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है। तो न्यून प्लस अधिकम, और जो न्यून तो नो ओ आ रहा है और अधिकम आ रहा है, ओ प्लस ओ से मिलकर बन रहा है, साफ पता चल रहा है कि स्वर संधि, ओ और ओ क्या है, स्वर व्यंजन है, तो स्वर संधि यहाँ होगा न्यून अधिकम में, न्यून प्लस अधिकम, न्यूनाधिकम, न्यून प्लस अधिकम में न्यूनाधिकम, तो ओ प्लस ओ के में से आ बन गया, इसलिए न्यूनाधिकम हो गया, यानी स्वर संधि हो गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। तो जो अच्छा से पढ़े हैं ग्रामर, बोल तो रहे हैं, जो 50% में पढ़े हैं वो संस्कृत में 100% लाएंगे, है ना, जो 50% में पढ़े हैं वो संस्कृत में 100% लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है तयो रेखा का सही विच्छेद क्या होगा। साफ पता चल रहा है, तयो रेखा यानी तयो प्लस एका, तयो रेखा। याद कीजिए जब ओकार और ए मिलता है तो क्या बनता है, रे बनता है ना, तयो रेखा, है ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो संधि का जो सूत्र अच्छा से पढ़ लिए हैं, हिंदी में भी अच्छा से पढ़े हैं तो उसका संस्कृत निकल जाएगा, हिंदी में भी जो अच्छा से पढ़े उसका संस्कृत निकल जाएगा। ओ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ओ प्लस ई के मेल से जो फ्रेंड ए बनेगा, ठीक ना, ए ओ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नति में जो होता है इसका विग्रह यदि हम लोग विग्रह बोल रहे हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है उत्त प्लस नति, उन्नति, उत्त प्लस नति बनता है उन्नति। तो क्या हो जाएगा? उत्त हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत्त। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लंबम उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? लंबोदर, सिंपल पता चल रहा है, लंबम उदरम यस्य सा, लंबा है जिनका उदर, अर्थात कौन? गणेश, यानी लंबोदरा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सबको बताना है कि कौन सा समास है, ठीक ना, ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होना चाहिए, ठीक ना, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रति के योग में कौन विभक्ति है? तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया, द्वितीया, ठीक ना। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवी में कौन सी विभक्ति है? रिसीवी यानी रिसीवी तृतीया विभक्ति है, ठीक ना, तृतीया विभक्ति रिसीवी में। रिसीवी में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। आप सभी को बताया था बालक शब्द धातु रूप याद कर लेना है, सीता का याद कर लेना है, नदी का याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद फल का याद कर लेना है, फिर तिष्ठ धातु या फिर अस्था जो है याद कर लेना है, सखा का याद कर लेना है। लगभग 5-6 शब्द धातु रूप आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक। फिर बद किस लकार का रूप है? देखिए बद, दो, ओ तम तो किस में आता है? लोट लकार, ठीक ना, साफ पता चल रहा है लोट लकार का है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अयम किस शब्द का रूप है? अयम जो है इदम का रूप है, ठीक ना। अयम किस शब्द का रूप है? इदम का। अयम किस शब्द का रूप है? इदम का। पचेयु विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? पचेयु। तो पचेयु जो है फ्रेंड वो प्रथम है, ठीक ना। विधि लिंग याद है, एत एताम एयु, एत एताम एयु, तो प्रथम विभक्ति आ रहा है ना, भले बहुवचन है लेकिन प्रथम विभक्ति तो ही है। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, विधि लिंग है चाहिए, जिसे उसे खाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार का जो वाक्य रहता है उसमें क्या विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो एत एताम एयु जो है प्रथम विभक्ति, बहुवचन एयु है, तो यहाँ पचेयु क्या हो जाएगा? प्रथम विभक्ति हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ जो है कारक का साक्षात संबंध होता है। हम लोग डायर बोलते हैं, कारक का परिभाषा है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, ठीक ना, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, यानी क्रिया के साथ जो साथ जो होता है कारक का साक्षात संबंध रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अयम जटाभि तपस्वा प्रियते, यानी हम जो है जटा से तपस्वी लगते हैं। पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो इत्यम भूत लक्षणे, याद कीजिए, आप सबको बताए हैं इत्यम भूत लक्षणे सूत्र। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र मतलब कि वह पुस्तक से पंडित लगता है, वह जटा से तपस्वी लगता है। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र में क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो इत्यम भूत लक्षणे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड, और अगला क्वेश्चन है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि अधिकरण 7 नंबर का है। अधिकरण कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर 7वां नंबर पे आया, यानी सप्तमी विभक्ति होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नयति किस धातु का रूप है? तो नयति जो है फ्रेंड वो नी धातु का रूप है, ठीक ना। नयति किस धातु का रूप है? नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में जो है फ्रेंड वो ऋण प्रत्यय है, ठीक ना। नारी में क्या है? ऋण प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए, नारी में कौन सा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट प्लस घयों से कौन सा शब्द बनेगा? तो पाठ बनेगा। क्या बनेगा? पाठ, ठीक है ना, पाठ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? किम प्लस तहसील से, तो किम प्लस तहसील से जो शब्द बनेगा फ्रेंड वो कुतः बनेगा, ठीक है ना, कुतः। किम प्लस तहसील से, तहसील यहाँ पर प्रत्यय है, तहसील यहाँ पर क्या? प्रत्यय। यहाँ पर मुंह और आधा सोहर्षिकार और दो का लोप होकर क्या बनता है? सिर्फ तो, और यहाँ पर विसर्ग लगा दिए हैं, तो कुतः, ठीक है ना। किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? कुतः बनेगा, ठीक है ना, कुतः, यानी कुतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए टाप हम लोग पता है कि हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं, तो मूसिका हो जाएगा। मूसक प्लस टाप से मूसिका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और मूसिका हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। स्थिति में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थिति में जो कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड? अक्त प्रत्यय है, ठीक ना। स्थिति में जो है अक्त प्रत्यय है, आप सबको ध्यान रखना है, स्थिति में अक्त प्रत्यय है। वैदिक पद किससे बना है?
तो वैदिका जो पद है फ्रेंड, वैदिका किससे बना है, तो वेद प्लस ठक से बना है वैदिका। वेद प्लस ठक से क्या बना है, वैदिका बना है। वेद प्लस ठक से वैदिका बना है। वेद प्लस ठक वैदिका, वेद प्लस ठक, ठक यानी इक, और इक के साथ ठक का प्रयोग होता है यानी वैदिका। ठीक है, वेद प्लस ठक से क्या बनेगा, वैदिका। चलिए तो ये हमारा रहा पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक ना। और अब हम लोग जो अगला सेट करेंगे वो कब करेंगे, नेक्स्ट संडे को करेंगे, ठीक ना। कब करेंगे, नेक्स्ट संडे को।